दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। कल रात 2 बजे मैंने एक पोस्ट यूट्यूब पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर, जिसे अब एक्स कहते हैं, मैंने लिखकर डाला था। उसमें लिखा था कि रात के 2 बज रहे हैं, सोने जा रहा हूँ। कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों की रेट लिस्ट क्या है, यानी पटवारी, कांस्टेबल और टीचर के रेट, तमाम भर्तियों की रेट लिस्ट क्या है, कितने लाख में आप भर्ती हो सकते हैं। ये जानकारी मुझे कल दैनिक भास्कर में प्राप्त हुई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है। सरकारें कहती है कि हमने बहुत ईमानदारी से काम किया है, तो इन सबका खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। देख लीजिए, ये रिपोर्ट हमें दैनिक भास्कर से प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट को अक्षय वाजपेयी, जो उसके रिपोर्टर हैं दैनिक भास्कर के, उन्होंने तैयार किया है। ये रिपोर्ट आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। हमें इसलिए मिल गई कि हम दैनिक भास्कर के प्रीमियम मेंबर हैं, इसलिए हमें पढ़ने को मिल गई। किसी अन्य पेपर में आपको खबर नहीं मिलेगी, या दैनिक भास्कर ही आप पढ़ते हैं तब भी आपको खबर नहीं मिलेगी। अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो आपको ये खबर पढ़ने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं, पटवारी का 15 लाख, कांस्टेबल का 8 लाख। एमपी में कंप्यूटर हैक कर पेपर सॉल्व, पहले एग्जाम में 32, फिर 12वें नंबर। कहने का मतलब, अगर आप कोई भी वहाँ का जो अभ्यर्थी है, एक साल पहले 32 नंबर लाता है, दूसरे साल उसी परीक्षा में वो 92-95 नंबर लाता है। सवाल क्या था, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ? ये वीडियो एक वायरल हुआ, जो एक टॉपर थी मध्य प्रदेश की पटवारी एग्जाम को लेकर के। तो पटवारी परीक्षा में रिजल्ट के टॉपर पूनम राजावत थी, एक लड़की थी। और उससे किसी ने पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, और वो जिले, मध्य प्रदेश कितने जिले हैं, संख्या भी नहीं बता पाई, और उसका गला सूखने लगा। और ये वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। जिस लड़की से पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ये लड़की पटवारी एग्जाम की 3रे नंबर की टॉपर थी। और ये टॉपर एक ही कॉलेज से, 7 लोग एक ही कॉलेज से टॉपर निकले थे। एक कहानी और भी है, ये तो उन लोगों की हुई जो धानले से पहुँचे। एक कहानी अभिषेक यादव की भी है, सीएम शिवराज सिंह की बुधनी विधानसभा के सतराना गांव में रहने वाले की। भोपाल के जनता क्वार्टर के 10 बाई 10 के कमरे में 5 लोग हैं। जैसे लड़के रहते हैं इलाहाबाद में या अलीगढ़ में या दिल्ली में, लखनऊ में, तमाम लड़के तैयारी करते हैं, उसकी कहानी है अभिषेक यादव की, कि 10 बाई 10 के कमरे में 5 लड़के रहते हैं। और उनकी स्थिति क्या है, 3000 रुपये रेंट है उस कमरे का। शायद सालों पहले इस कमरे की पीले रंग से पुताई हुई थी, उसमें सीलन है, नूना लग गया है, उस कमरे की स्थिति है। अब से 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए अपना वहाँ पे तैयारी एग्जाम दे रहे हैं। पटवारी के सिलेक्शन हो गया था, लेकिन टॉपर कांड की वजह से भर्ती नहीं हो पाई। जब वो उस लड़की से पूछा गया, जिले का नाम, वीडियो वायरल हुआ, तो उस भर्ती को रोक दिया गया, उसकी जाँच शुरू करवा दी गई। भर्ती है, पिता किसान है, घर पे 1 एकड़ ज़मीन है। कुछ ज़मीन साल खोट किराए पे अपना रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं। किसानी में जो मिलता है उससे घर के मतलब खर्चा चलता है। 500-1000 रुपये उसके पिताजी, अब से क्या पिताजी उसको हर महीने दे पाते हैं। वो किसी अपना उसमें काम करता है, किसी माल, शॉपिंग माल में अपना खर्चा चलाता है। अब से क्या कहते हैं, मेरी जांच करा लो, फर्जी निकलूँ तो 3 गुना सज़ा देना, मैं स्टाम्प पेपर में लिख कर दे दूँगा, बस अब ज्वाइनिंग करा दो। आप देख रहे हो कि कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अब ये सब सहा नहीं जाता। ये अभिषेक यादव कह रहे हैं, पटवारी एग्जाम पास कर चुके कैंडिडेट। ये अभिषेक यादव की कहानी है। तो ये सारे लोग जो हैं सिस्टम के ही कहीं ना कहीं शिकार हैं। फर्जी टॉपर्स या अभिषेक, ये दोनों ही सिस्टम के शिकार हैं। इसलिए कि जो फर्जी टॉपर्स बना, वो भी सिस्टम का, उसका पैसा गया, बदनामी हुई और जांच शुरू हो गई। अगर सिस्टम सही होता, सिस्टम सख्त होता, तो वो भी न फंसता और अभिषेक यादव की भी ज्वाइनिंग हो जाती। जो अच्छे लगे, या तमाम इन टॉपरों के वजह से जो लड़के, जितनी वैकेंसी थी उसकी वजह से जो लड़के बाहर हो गए, तमाम गरीब घरों के बच्चे आ जाते और ज्वाइनिंग कर लेते। जो व्यापम, पहले एक व्यापम घोटाला बहुत चर्चित हुआ था, आपको शायद याद हो, तो व्यापम का नाम बदल दिया गया था। बदलकर मध्य प्रदेश में उसका कर्मचारी चयन मंडल लगे थे। जैसे उत्तर प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग होता है यूपी में, वहाँ पे कर्मचारी चयन मंडल MPESB, मतलब संस्था का नाम रख दिया गया, आयोग का नाम ESB करके मध्य प्रदेश में, जिससे लगा कि सरकार को सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ज़्यादा धांधली बढ़ गई। 90% का वादा, जो मतलब एजेंट होते हैं, दलाल होते हैं, 90% का वादा, 90+ का ही वादा करते हैं वो लोग। 90% का वादा आ गए तो एग्जाम सेंटर के बाहर पैसे, अगर आप 90% का वादा करके वो पैसे लेते हैं, और
एग्ज़ाम सेंटर के बाहर जब वहीं पे पैसे का लेन देन हो जाता है, पटवारी बनता है तो 15 से 20 लाख रुपये कमीशनबाजी भी होती है, मोल भाव भी होता है, उसमें बार्गेनिंग होती है। कहने का मतलब कोई बीच में दूसरा एजेंट लग गया तो 20 लाख भी नहीं, 15 लाख में मिनिमम आपका पटवारी का काम होगा। पटवारी बनना है तो 15 से 20 लाख, कांस्टेबल आपको बनना है तो 12 लाख रुपए, और 12 से 8 से 12 लाख रुपए चलता है, और 6 से 10 लाख रुपए में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिलती है। मतलब कांस्टेबल बनता है तो 8 से 12 लाख रुपए, और फॉरेस्ट में आप गार्ड बनना है, गार्ड, तो आपको 6 से 10 लाख के बीच में आपको कमीशनबाजी होती है। 6 से 10 लाख रुपए में आपको कितने में आपकी सेटिंग हो गई है, मिनिमम 6 लाख में भी हो सकती है और अधिकतम 10 लाख में भी हो सकती है ये फॉरेस्ट गार्ड की। एमपी में सरकारी नौकरी के रेट फिक्स है, सभी नौकरियों के एमपी में रेट फिक्स है। ये दैनिक भास्कर कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, अच्छे वाजपेयी जी की रिपोर्ट है। गड़बड़ियों के पीछे कितने किरदार होते हैं आपको बता दें। कर्मचारी चयन मंडल ये उन एजेंसियों से एग्जाम करवाता है जो ब्लैक लिस्ट हैं, मतलब जो वहाँ पे संस्था व्यापम के बाद बनाई गई कि अच्छे ढंग से एग्जाम करवाएगी, तो वो जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियाँ हैं जो एग्जाम करवाती हैं उनसे ही अपना काम करवाते हैं, जो है एलिजिबल हैं या इनएलिजिबल हैं या ब्लैक लिस्टेड है, उनसे अपना परीक्षा करवाते हैं। ये कर्मचारी मंडल करवाता है काम। प्राइवेट एजेंसी ये ऐसे लोगों को भर्ती करती है जो पैसे के लालच में धांधली करते हैं। जो प्राइवेट एजेंसी होती है ये पार्ट है, मतलब धांधली करने वाले एजेंट, जो एजेंट होता है जो पैसे अपना उड़ाता है। ये एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स को ढूंढते हैं, जो एजेंट होते हैं उनसे डील करते हैं। 1 2 3 हो गए। प्राइवेट कॉलेज, जो कॉलेज होता है सबसे बड़ी एजेंट और कॉलेज की भूमिका होती है इसमें। पूर्व धांधली एग्जाम सेंटर से होती है और कॉलेज के संचालकों से गिरोह के सरगना डील करते हैं। तो ये 4 सिस्टम होते हैं, ये 4 किरदार हैं इस भर्ती को करवाने में, धांधली करवाने में। एजेंट से रिपोर्टर ने डील की 15 लाख रुपए में और टीचर बनने का कहा। मतलब ये अब काफ़ी लंबी वार्ता है आपसे वाजपेयी की, और जो एजेंट है उससे उन्होंने अपना संपर्क किया और बातचीत किया। इस सिस्टम के थोड़ा सा आपको मैं संक्षेप बता रहा हूँ, कोई पूरी बात नहीं बताऊँगा संक्षेप में। इस सिस्टम के छानबीन के गड़बड़ियों में ज़्यादातर के तार ग्वालियर चंबल से जुड़ने लगे हैं। NHM में पेपर ग्वालियर से लीक हुआ। पटवारी में 10 में से 60 टॉपर ग्वालियर के कॉलेज के थे। कृषि विस्तार अधिकारी के 10 टॉपर एक ही का, जब कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा हुई थी तो उसमें से 10 टॉपर एक ही कॉलेज के थे, वे भी ग्वालियर का ही था। ग्वालियर के पास अबलगढ़ में रहने वाले शिवम और हरिओम शर्मा फर्जीवाड़े से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। एक एग्ज़ाम में 30 से 50 नंबर, मतलब कहने का मतलब पहले साल आपने एग्ज़ाम दिया तो दूसरे साल आप, पहले साल में 30 नंबर लाए, दूसरे साल आपको 90 नंबर आप मिल जाते हैं अगर आप सिस्टम में जुड़ गए तब। 90 नंबर रिजल्ट ही सिस्टम पे सवाल खड़े कर रहा है। 2017 में जेल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट और डेटा एंट्री ऑपरेटर पटवारी के एग्जाम हुए थे। इनमें से 30 से 50 नंबर लाने वाले कैंडिडेट कुछ महीने बाद, मतलब पहले भर्ती निकली तो 30 से 50 नंबर लाए, दोबारा भर्ती निकली तो यही कैंडिडेट 30 नंबर वाले एग्जाम में टॉप कर दिया। मतलब 30 नंबर लाता है पहले साल, दूसरे साल 6 महीने बाद, कुछ महीने बाद भर्ती निकली तो टॉप कर गया। मतलब 90 प्लस 95 96 के नंबर आ गए, 100 में 90 95 आ गए। एकदम से इतने नंबर बढ़ना ही सवाल खड़े कर रहा है। एक और तथ्य ये है कि कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट में पहले कैंडिडेट्स 5 साल का, अब देखिए यहीं पे जो सिस्टम है, जो ESP है, जो आयोग बना है, उस पर भी शंका की सुई है। एक तरह से कर्मचारी चयन मंडल की वेबसाइट पर पहले जो रिजल्ट, किसी कैंडिडेट का रिजल्ट आपको निकालना है 5 साल पिछला आप रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा होता है, हर राज्य में होता है, हर जगह होता है, 5 साल तक का आप रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या वहाँ पे हुआ, पहले होता था ऐसा, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि से ये रिजल्ट पता किया जा सकता था। पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के पहले मई 2023 में पुराना डेटा वेबसाइट से हटा दिया गया। पुराना डेटा वेबसाइट से हटा दिया गया, नया डेटा डाल दिया, जो 5 साल का डेटा रहता था उसको हटा करके खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। और अब कैंडिडेट हूँ, मैं आपको कुछ बता दूँ जो सिस्टम में तहत करने के बाद किस तरह से उछाल मारा। जब 17 ये अमन कटारे के नाम का है, व्यक्ति है, कैंडिडेट के नाम है कुछ मेरे पास,
अमन कटारे जो 17-18 के एग्जाम में 100 में 46 नंबर लाया, और यही व्यक्ति 18-19 के एग्जाम में 100 में 95 नंबर लाता है। गजराज सिंह है जो 100 में 38 नंबर लाया था 17-18 में, वो 18-19 में 100 में 95 लाया। फिर आशीष भाभर है 100 में 51 नंबर लाया था, फिर बाद में वो 93 नंबर लाया। महेंद्र सिंह राठौर है जो पहले 55 नंबर लाया, फिर 93 नंबर लाया। प्रमोद चौहान है जो पहले 100 में 49 नंबर लाया, फिर 93 नंबर लाया। राहुल नागौर है जो 100 में 49 लाया, फिर 93 लाया। रेणु तोमर है जो 32 पहले जिसके 32 नंबर थे, फिर बाद में 92 हो गए। शिवम उपाध्याय है जिसके पहले 100 में 47 नंबर थे, बाद में 92 हो गए। ये टॉपर, मतलब एक साल पहले इनकी क्या स्थिति थी, थर्ड क्लास स्थिति थी, बाद में टॉपर बन जाते हैं। कुछ महीने बाद दूसरी भर्ती निकली उसमें टॉपर उनकी अपना सेटिंग कर लेते हैं। वहाँ पे जो लड़का नहीं पास हो पाता फिर अपना वो सेटिंग करता है, वहाँ पर रेट लिस्ट फिक्स होता है हर भर्ती का। ये एमपी की बात बता रहा हूँ मैं। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022, नोटिफिकेशन डेट 22 नवंबर 2022, फॉर्म भरने की तारीख 5 जनवरी से 19 जनवरी थी। पटवारी की बात बता रहा हूँ आपको। भरे गए फॉर्म करीब 13 लाख थे। परीक्षा में शामिल हुए 9,78,266 लोग। एग्जाम डेट 15 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में एग्जाम हुआ था पटवारी का 23 में। अभी इसी साल की बात है, लेटेस्ट बात आपको बता रहे हैं। एग्जाम डेट जो थी 15 मार्च से 25 अप्रैल के बीच 2023 की में। एग्जाम सेंटर जो बनाए 78 सेंटर बनाए थे। रिजल्ट 30 जून को आया, अभी इसी 23 में आया। लेटेस्ट मामला है, अभी 4 महीने पहले का। सिलेक्शन हुआ 8,600 अभ्यर्थियों का, लेकिन मामला पेंडिंग पड़ गया, जांच हो रही है। अब तो आचार संहिता भी लग गई और लड़के फंस गए, आप समझ सकते हैं। और जांच का जो अब इसमें आपको बता दें, जब मामले तुरंत पकड़ा, वीडियो काफ़ी वायरल हुए, टॉपरों से पूछताछ हुई और सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तब वीडियो है तो उसके बाद जांच बैठाई गई। जांच का आदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राजेंद्र कुमार वर्मा को जाँच सौंपी थी। उन्हें 31 अगस्त 2023 तक, मतलब पिछले महीने 2023 तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। डेडलाइन निकलने के बाद, डेडलाइन के 1 महीने बाद भी, मतलब 31 अगस्त को रिपोर्ट देनी थी। सितंबर बीत गया, 12 अक्टूबर बीत गया, 10 अक्टूबर बीत गया, आचार संहिता भी लागू हो गई, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। अब तो बहाना भी हो गया और तमाम अभ्यर्थियों का और नौजवानों का भविष्य अधर में लटक गया। अब उनके मन में एक बहुत बड़ा जांच का एक ना करवाने का एक और भी सिस्टम हो सकता है कि ये अभ्यर्थी सोचेंगे कि कहीं दूसरी जांच के बाद, ये कहीं हो सकता है जांच के बाद फिर इसको भर्तियों को बहाल कर दिया जाए, लड़कों को ज्वाइनिंग मिल जाए। अब तमाम जो बच्चे इसमें फंसे हुए सोचेंगे कि यही सरकार आ जाए, कहीं दूसरी सरकार आएगी, कांग्रेस सरकार आएगी, कहीं पूरी भर्ती न रद्द कर दे, तो इससे अच्छा यही सरकार आ जाए। इस तरीके भी भर्तियों को फंसाया जाता है। अब कई मामले हम आपको बता दें, यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे यूपी हो, एमपी हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कांग्रेस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर ये लोग आए थे कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे, भ्रष्टाचार रहित सरकार देंगे, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आपने, आपके सामने मैंने आपकी रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट अच्छे बात पेजी की थी, मैं दैनिक भास्कर के थे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी, मैं उत्तर प्रदेश ताल्लुक रखता हूँ, उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दूँ ऐसे ही होता है। योगी जी थोड़ा सख्त हैं। अब आपको सख्त का मतलब क्या होता है आपको बता दें। इसके पहले अखिलेश सरकार थी, उसमें भी भ्रष्टाचार, नहीं का भ्रष्टाचार नहीं होता था, सभी सरकारों में भ्रष्टाचार होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। अखिलेश सरकार में भ्रष्टाचार होता था, कम पैसे में काम हो जाता था, क्योंकि लोग कहते थे अखिलेश सरकार में मतलब वो था। अब बीजेपी सरकार आई तो लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत सख्त हैं। अधिकारी और बाबू कहता है जानते नहीं बीजेपी सरकार है, योगी जी कितने सख्त हैं। कहने का मतलब जो काम आपका 500 में होता था वो काम आपका 2000 में होगा। कोई भर्ती में आपका 5 लाख लगता था तो अब आपका 15 लाख लगेगा। कहते हैं योगी जी बहुत सख्त हैं, सरकार सख्त है, तो रेट बढ़ गया है। काम सभी होते हैं और धड़ल्ले से होते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, अभी 4 साल पहले एक भर्ती हुई थी, 70,000 शिक्षक भर्ती हुई थी प्राथमिक टीचरों की, इसमें तमाम धांधली के आरोप लगाए गए थे। इस भर्ती में मैं खुद ऐसे अभ्यर्थियों को जानता हूं, जो मैं उनको जानता हूं कि वो एप्लीकेशन भी सही ढंग से नहीं लिख पाते थे, लेकिन वो टॉपर बन गए, नौकरी कर रहे हैं। उनका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीटीसी एग्जाम करने के बाद, मतलब शिक्षक की ट्रेनिंग करने के बाद टेट एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद फिर सुपर टेट, 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। सुपर टेट में 150 के नंबर के पेपर में जो लड़कों के लिए 90 नंबर लाना, मतलब ओबीसी के लिए 90 नंबर लाना, जनरल के लिए 97 नंबर लाना, लोगों के चने चबाने जैसा था।
उन्हीं के उसमें तमाम बच्चे जो टॉपर हैं 130 नंबर, 35 नंबर, 29 नंबर, 20 नंबर, तो इस तरह लाए जिनको एप्लीकेशन भी लिखना, मैं जानता हूँ एप्लीकेशन भी लिखना उनको नहीं आता, और वो बच्चे आज सर्विस कर रहे हैं। और इसी भर्ती से जुड़े हुए तमाम बच्चे जो किसी कारणवश सिस्टम का शिकार हुए, सरकार ने गलती किया था, कुछ सवाल क्वेश्चन गलत करके फिर नहीं माने, वो लोग बच्चे जीत गए अपना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, उनको अभी वो धरने में भी बैठे हैं लखनऊ में। 1 नंबर से किसी का मतलब 96 नंबर था, 97 कोर्ट ने दे दिया, 1 नंबर उनको बढ़ गया, कोर्ट ने सही माना उस क्वेश्चन को, वो दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दी जा रही। सुप्रीम कोर्ट से 1 साल उनको जीते भी हो गए, एक साल पहले वो लोग केस जीत चुके थे, पहले हाई कोर्ट से सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी जा रही है, दर दर भटकाया जा रहा है। और इसी भर्ती से जुड़े खतरा शिक्षक भर्ती बता दूं, अमिताभ ठाकुर जी थे, IAS रिटायर्ड थे, वो तमाम इस बारे में आवाज़ उठाते थे और तमाम भी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया करते थे। उनको ही तमाम आरोप लगा करके जेल में ठूंस दिया गया। कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एक अच्छे ओहदे का व्यक्ति कोई बात उठाता है तो उसकी चर्चा होती है। रिटायर्ड IAS से बात उठाते, पूरे प्रदेश में चर्चा होती, पेपरबाजी हो रही थी, सरकार की बदनामी हो रही थी, और तमाम उन पर आरोप लगा करके उनको जेल के अंदर ठूंस गए, उनकी आवाज़ बंद कर दी गई। और एक IAS अधिकारी हैं, आपको बता दूं, रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह, वो भी अक्सर इसी तरह की आवाज़ उठाया करते हैं। उनके खिलाफ तमाम जिलों में FIR करवाई गई, क्योंकि अभी जेल नहीं गए हैं, बाहर हैं, लेकिन उनको भी तमाम तरह की जाँच करवाई गई। कई बार उनको कई जिलों में जाकर अपना जवाब देना पड़ता है FIR के बाद। और यहाँ तक जब योगी जी सख्त है, ये तो MP का मामला था, वहाँ अच्छे वाजपेयी जी बचे हुए हैं, वहाँ भी जांच भी हो रही है, और उनके खिलाफ कोई अच्छे वाजपेयी जो रिपोर्टर जिन्होंने दैनिक भास्कर रिपोर्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। और यहाँ तो अगर मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के एक जिले का मामला था, शायद देवरिया का था, तो वहाँ के एक रिपोर्टर ने, अखबार का रिपोर्टर था, वो जाके वीडियो मिड डे मील का खाना में किस तरह धांधली होती है बच्चे, छोटे बच्चों के, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में, उसने वीडियो बना के वायरल कर दिया, और फिर उसी डिस्ट्रिक्ट के DM ने उसके खिलाफ FIR कर दिया कि आप प्रिंट मीडिया के आप रिपोर्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के रिपोर्टर नहीं हैं, कैसे आपने वीडियो बना दिया। अब आप समझ सकते हैं, लोकतंत्र है, वो तो रिपोर्टर है, कोई एक आम व्यक्ति भी कहीं भी जाके पूछ सकता है, जांच कर सकता है, सवाल खड़े कर सकता है, एक आम व्यक्ति भी वीडियो डाल सकता है, वो तो एक रिपोर्टर था, लेकिन उसके खिलाफ FIR कर दी गई। आपने क्यों वीडियो बना के डाला, आपने वायरल किया, सरकार की आपने बदनामी करवाया। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में बताया ना, चाहे पुलिस विभाग हो, बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, कोई विभाग हो, काम हर जगह धांधली होती है, खुलेआम होती है, बस योगी जी सख्त हैं। आप जानते नहीं, योगी जी सख्त हैं, कहने का मतलब रेट ज़्यादा लगेगा, 5 वाला काम 15 में होगा, 5 वाला काम 2000 में होगा। इसके हम भी कहीं न शिकार हो जाते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं, हम भी कहीं न कहीं शिकार होते हैं कि कहीं न किसी विभाग में काम करवाना पड़ता है। अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो आप जानते हैं, हो सकता है, हमें कोई डर नहीं सरकार से, लेकिन फिर भी हो सकता है कि हमारा काम नहीं होगा और हमको उलझा दिया जाएगा, अन्य कामों में उलझा दिया जाएगा। इसलिए कभी कभी हम भी सिस्टम का शिकार बनते हैं। रिपोर्टर होने के बाद, पत्रकार होने के बावजूद हमें शिकार होना पड़ता है। ये समाज का कटु सत्य है, धांधली होती है, ये इस बात पे गंभीरता से हो सकता है। हम ये नहीं कहते मुख्यमंत्री भ्रष्ट हैं, योगी जी भ्रष्ट हैं या शिवराज जी भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाकामी है, उनकी कहीं ना कहीं उनकी ढील है, उनको कहीं ना कहीं अहम आ जाता है सत्ता पद पे बैठने के बाद। उनको लगता है कि हमारा सिस्टम सही हो रहा है, अपनी सरकार की बदनामी न होने पाए, इसलिए आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। आवाज़ दबानी नहीं चाहिए, उस आवाज़ को गहराई गंभीरता से जांच करवानी चाहिए कि आवाज़ उठी क्यों। ये योगी जी, शिवराज जी, कोई भी मुख्यमंत्री हो, इस बारे में ध्यान देना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मुख्यमंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार होता है, निचले स्तर पर हो सकता है, छोटे मंत्रियों पे, अधिकारियों स्तर पर भ्रष्टाचार हो सकता है। इसकी जांच सही ढंग से करवानी चाहिए और इसको गंभीरता से लेना चाहिए, चाहे योगी जी हों या हमारे प्रधानमंत्री जी हों या शिवराज जी हों, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। पसंद आई है तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।